Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 विजयनगर and बहमनी किंगडम्स। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजयनगर कब एस्टेब्लिश होता है, कौन इसे एस्टेब्लिश करता है, कौन कौन से मेजर बैटल्स हैं जो विजयनगर से रिलेटेड हैं। सेम बहमनी किंगडम्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई वो कौन से किंग्स थे जिन्होंने बहमनी किंगडम्स को रूल किया, मेजर बैटल्स कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम इन लोगों का कैसा था। तो बेटा अगर हम बात करें 14th सेंचुरी के एंड की, तो 14th सेंचुरी के एंड आते आते तक जो दिल्ली सल्तनत था वो केओटिक सिचुएशन में आ गया था। डिसअरे, ये जो वर्ड डिसअरे है इसका मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। तो पूरा के पूरा दिल्ली सल्तनत डिसऑर्डर में था, कन्फ्यूजन में था, केओटिक सिचुएशन में था। और बेटा जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो बहुत सारे जो अतिवादी ताकतें होती हैं वो अपना अपना सर उठाने लगती हैं। यहाँ पर भी यही हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत का बुरा टाइम आया, वो थोड़े से वीक हुए, वहाँ डिसऑर्डर आया, तो बहुत सारे जो हमारे रीजनल किंगडम्स थे वो डिसइंटीग्रेट होने लगे, वो दिल्ली सल्तनत से टूटने लग गए। अपनी अपनी ऑटोनॉमी को इन्होंने फिर से एस्टेब्लिश कर लिया, अपनी अपनी फ्रीडम को वापस से अचीव कर लिया। जैसा दिल्ली सल्तनत के पहले ये फ्री थे, अब वापस से ये फ्री हो गए। बेटा पूरा के पूरा जो नॉर्थ इंडिया था वो पॉलिटिकल केओस में था, हर तरफ एनार्की मची हुई थी। पर बेटा इस टाइम में भी जो साउथ था वो शांति में था, स्टेबल था, अंडर टू पावरफुल किंगडम्स। वहाँ पर दो पावरफुल किंगडम्स थी जिनके रहते साउथ इस पर्टिकुलर टाइम में भी, मतलब कब 14th सेंचुरी के एंड में भी बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन में था। वो दो पावरफुल किंगडम्स कौन सी थी? विजयनगर और बहमनी। बेटा विजयनगर किंगडम जो थी उसे एस्टेब्लिश करने वाले थे हरियर एंड बुक्का, हरियर वन एंड बुक्का राय वन। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल प्रॉस्पर किंगडम को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था विजयनगर। और कब किया? 1336 सीई में। 1336 सीई में विजयनगर किंगडम को, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रॉस्पर थी, एस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है हरियर वन और बुक्का राय वन को। ठीक है, और ये कहाँ पर थी बेटा? ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जहाँ पर है उसके बैंक्स पे ही क्या थी? विजयनगर किंगडम थी। इन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, दे वेस्ड वॉर्स विथ नीबरिंग स्टेट्स। जो इनके आसपास का जो एरिया था उसमें इन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, है ना, जिससे कि क्या हो, तुंगभद्रा और केप कोमोरिन के बीच का जो एरिया हो वो इन्हें मिल जाए। ठीक है, हरियर बुक्का ने बहुत सारे युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने का एक ही मोटिव था, क्योंकि इन्हें तुंगभद्रा और केप कोमोरिन के बीच का जो एरिया था उसे अपने कंट्रोल में करना था। इसलिए इन्होंने जो अपने नेबरिंग किंग्स थे उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ की। इस वजह से हुआ क्या, ये जो स्मॉल किंगडम थी ये डेवलप हो जाती है बहुत ही पावरफुल किंगडम में, और इसका नाम क्या होता है? विजयनगर एम्पायर में। मतलब एक राजा है जो कंटिन्यूसली वॉर कर रहा है, भाई उसका एक मोटिव है कि उसे तुंगभद्रा से केप कोमोरिन के बीच का जितना भी एरिया है वो अपने कंट्रोल में करना। वो युद्ध करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो इससे एक टाइम के बाद हमने देखा कि ये जो स्मॉल किंगडम थी ये बहुत ही पावरफुल किंगडम में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। बेटा अब हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय को या कृष्णदेवराया को। वैसे वो राय है बेटा। इन्होंने 1509 से रूल करना चालू किया और 1529 सी तक रूल करते रहे। हम किसको पढ़ रहे हैं बेटा? कृष्णदेव राय को पढ़ रहे हैं या कृष्णदेवराया को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रूल किया 1509 से 1529 सी तक। तो बेटा अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें या कृष्णदेवराया की बात करें तो बेटा ये सिर्फ ग्रेटेस्ट रूलर विजयनगर एम्पायर के ही नहीं थे, पूरे मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री को आप उठा लो, पूरे मिडिवल इंडिया में ये एक महान शासक हुए। ऐसे नहीं बोल सकते कि विजयनगर एम्पायर में जो 5-6 रूलर हुए उनमें से ये एक थे, ऐसा नहीं बेटा, उस महानता की बात हम नहीं कर रहे। पूरे मिडिवल इंडिया में, मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम में
विजयनगर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस थी पूरे साउथ इंडिया में, है ना। और विजयनगर एम्पायर को जो ग्लोरी मिली, विजयनगर एम्पायर का जो पीक वाला टाइम था वो इनकी रीन का ही था। तो समझ में आ गया बेटा कृष्णदेव राय ने कब से कब तक रूल किया, 1509 से 1529 तक। दूसरा, क्या ये सिर्फ विजयनगर एम्पायर के महान रूलर थे? नहीं, पूरे मिडवल इंडिया के ये बहुत ही महान राजा माने जाते हैं। इनका जब रूल था तो विजयनगर एम्पायर अपनी ग्लोरी के पीक पर था, बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे बेटा कॉन्क्वेस्ट की। तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने बहुत बड़े एरिया को कनकर किया था, एनेक्स कर लिया था, बेसिकली किसको भी, रायचूर दोआब को भी। रायचूर दोआब बेटा लड़ाई का कारण बहुत सारे राजाओं के बीच में बना रहा, हर राजा चाहता था कि इस एरिया पे वो कंट्रोल करे, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने कनकर किया, एनेक्स किया रायचूर दोआब को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता था। और कांस्टेंट इसके लिए टसल होती थी बहमनी और विजयनगर एम्पायर्स में। दोनों को चाहिए था कि ये बहुत ही फर्टाइल जो एरिया है ये मेरे पास रहे। विजयनगर सोचता था मेरे पास रहे, बहमनी किंग सोचते थे ये हमारे पास रहे, क्योंकि जो फर्टाइल एरिया है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको आपके लोगों के लिए भोजन खाना मिल रहा है, दूसरा अच्छे खासा अमाउंट में टैक्स भी मिलता था जो लोग वहाँ पर कल्टिवेशन करते थे उनसे। तो इस एरिया को जीत लिया था किसने, कृष्णदेव राय ने। ही वॉन अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, बहुत सारी जीते इनके नाम पे है, और वो भी सीरीज में इन्होंने बहुत सारे एनिमीज को हराया है और अपनी टेरिटरीज को बहुत बड़े पार्ट तक एक्सटेंड किया है, फैलाया है। अब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे बेटा, सुधारों की बात करेंगे। तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत एनकरेज किया। बेटा हर राजा की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बहुत अच्छा करे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर दो टाइप से उसके लिए नीडेड था। एक तो उसकी प्रजा को भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। दूसरा, टैक्स भी एग्रीकल्चर इनकम पे मिलेगा। तो इन्होंने भी रिफॉर्म में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जिससे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इनकरेज हो। इन्होंने स्टेप्स ली जिससे इरिगेशन सिस्टम को, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। इरिगेशन मतलब खेतों को पानी देना, सिंचाई करना। तो सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने जमाई, बहुत सारे डैम्स बनाए, बहुत सारी कैनाल्स बनाई। नेक्स्ट है, इन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी बहुत प्रमोट किया। इनके टाइम में फॉरेन ट्रेड भी फ्लरिश करता गया। फॉरेन ट्रेड फ्लरिश का मतलब होता है बेटा फलना फूलना। तो फॉरेन ट्रेड भी इनके रूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, बहुत ज़्यादा बड़ा। जो विजयनगर एम्पायर था उसने ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स बनाए पोर्चुगल के साथ, मतलब पुर्तगाल जो कंट्री थी उसके साथ ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट बनाने वाले थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने एस्टेब्लिश किए थे बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स, कहाँ पर, मालाबार कोस्ट पे। और बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया किसके ऊपर, उस कोस्ट से जितना भी ट्रेडिंग होता था उसके ऊपर टैक्सेस लगाकर, ड्यूटीज़ लगा के एक अच्छा खासा अमाउंट कमाते थे। कौन? कृष्णदेव राय। तो बेटा दो टाइप के सुधार हमने देखे कृष्णदेव राय के टाइम पे। पहला, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत एनकरेज किया, बहुत सारी स्टेप्स ली इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की, डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाई। फिर जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है इनके टाइम में। जो विजयनगर एम्पायर था उसने ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स बनाए पोर्चुगल के साथ। कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए मालाबार कोस्ट पर, जिसके थ्रू बहुत बड़े अमाउंट को अर्न किया, क्या लगाकर, टैक्स लगाकर, ड्यूटीज़ लगाकर। नेक्स्ट है पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस बनाए, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वो है विट्ठल टेम्पल, हजार राम टेम्पल। तो कृष्णदेव राय के टाइम पे जो दो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स तो बहुत सारे बने बेटा, पर उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विट्ठल टेम्पल और हजार राम टेम्पल। कृष्णदेव राय का जब रूल चल रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम तेलुगु लिटरेचर का एक गोल्डन एज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तेलुगु लिटरेचर के गोल्डन एज किस पीरियड को कहते हैं, तो वो पीरियड जब कृष्णदेव राय जो थे वो रूल कर रहे थे। कहाँ पर बेटा? विजयनगर किंगडम पे।
जो कृष्णदेव राय थे ये बहुत ही बड़े स्कॉलर थे तेलुगु लैंग्वेज के। इन्होंने बहुत सारे पोइट्स को, लोन मैंस को, है ना, अपने कोर्ट में शरण दी गई थी, उन्हें पेट्रोनाइज किया गया था। पेट्रोनाइज का मतलब ये होता है कि आप अपनी कोर्ट में जब पोएट को, पेंटर्स को, म्यूजिशियन को, डांसर को लिख रख लेते हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आप निश्चिंत हो जाएं, आपके भरण पोषण लाइवलीहुड की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप तो अपना मास्टरपीस बनाओ, है ना। आप अपने एक्सीलेंस के ऊपर काम करो, जो बेसिक नीड है पूरी वो राजा करेगा। बेटा अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तालिकोटा। तो वो पीरियड जो कृष्णदेव राय की डेथ के बाद विजयनगर किंगडम ने देखा, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी 1565 CE तक तो ख़त्म ही हो जाती है। कब ख़त्म हो जाती है बेटा? 1565 CE में। ऐसा कौन सा इंसिडेंट होता है? तो वो इंसिडेंट होता है बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी लगभग ख़त्म ही हो जाती है, जब जो कंबाइंड आर्मीज़ होती हैं 5 डेक्कन सल्तनतेस की, 5 डेक्कन की जो सल्तनत होती हैं वो कंबाइन करके विजयनगर एम्पायर को हरा देती हैं, और उसके बाद विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी ख़त्म हो जाती है। ये 5 डेक्कन सल्तनत कौन कौन सी थी? बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बिदार। बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा और बिदार, ये आपस में मिलके जब अटैक करते हैं विजयनगर पे, तो विजयनगर हार जाता है। बहुत ज़्यादा क्रशिंग डिफीट मिलती है विजयनगर रूलर्स को, जिनका रूलर को, सॉरी नॉट रूलर्स, विजयनगर रूलर को, जिनका नाम होता है राम राय। तो फिर से ध्यान से सुनना, 5 डेक्कन सुल्तान्स थे, वो आपस में टाई अप कर लेते हैं। कौन कौन? विजयनगर, अहमद, बेरार, गोलकोंडा, बिदार, और एक क्रशिंग डिफीट देते हैं विजयनगर रूलर को, जिनका नाम होता है राम राय या रया। अब हम देखेंगे बेटा, राम रया जिस युद्ध को हार जाते हैं तालिकोटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस बैटल के दुष्परिणाम क्या हैं। हम्पी, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी थी विजयनगर एम्पायर की, वो पूरी तरह मलबे में, रियून में कन्वर्ट हो जाती है। बैटल के बाद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये जो 5 किंगडम्स होती हैं ये सेवेजली प्लंडर करती हैं, लूटती हैं, बहुत बर्बरतापूर्व। सेवेज मतलब बर्बरतापूर्व, बहुत ही क्रूअल वे में लूटा जाता है किसको? हम्पी को। एंड बर्न बाय द विक्टोरियस आर्मी। और ये जो 5 डेक्कन सुल्तान्स होते हैं, ये पूरी की पूरी विजयनगर की जो कैपिटल हम्पी थी उसको जला देते हैं। तो बेटा होता क्या है, जो हम्पी होता है उसे बुरे तरीके से नष्ट, ख़त्म, जला देते हैं। कौन? ये 5 डेक्कन के सुल्तान, जो अलग अलग किंगडम्स होती हैं। ये जो सिटी थी वो अपनी हाइट पर होती है, मतलब ग्लोरी बहुत ज़्यादा होती है हम्पी में। जो कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स का आप देखोगे, सिटी का जो कंस्ट्रक्शन देखोगे, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। मेजर ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था हम्पी, पर पूरी तरह से राख बनाने का काम किया इन 5 ने। डायमंड, जेम्स, हॉर्सेस, सब कुछ यहाँ बिकते थे। बिसाइड्स पैलेसेस, टेम्पल्स, बेटा पैलेसेस तो खूब सुंदर थे ही थे, टेम्पल्स भी थे यहाँ पर। इस सिटी में एक्सटेंसिव वाटर वर्क था, बहुत सारी सेक्युलर बिल्डिंग थी, एलिफेंट के लिए स्टेबल्स थे, लोटस महल यहाँ पर था, पर सबको ज़ीरो करने का काम कर दिया ये 5 डेक्कन किंगडम्स ने। ये इतनी सुंदर सी, इतनी अच्छी सिटी, इतनी मैग्निफिसेंट सिटी पूरी तरह रियून में बदल जाती है अटैक के बाद। पर जो विजयनगर एम्पायर होता है वो सरवाइव करता रहता है इस डिफीट के बाद भी, और 1646 CE तक एग्जिस्ट करता रहता है। हम्पी चली जाती है पर विजयनगर एम्पायर रह जाता है। और कब तक रहेगा? 1646 तक। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो प्रशासन। तो पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंग होता था वो हेड होता था स्टेट का, ये सुप्रीम लीडर भी होता था। इसे असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, डिफरेंट ऑफिशियल्स थे, पर हेड किंग ही होता था। सुप्रीम पावर किंग के पास ही होती थी। द किंग वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और यहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि भगवान का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है राजा। भगवान का प्रतिनिधि है राजा। कहाँ पर? अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर भगवान का प्रतिनिधि है राजा। और इसीलिए यहाँ पर डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप
वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड। राजा की सारी शक्तियाँ, ऑल इन ऑल ऐसा बोल सकते हो कि राजाओं के पास देवीय शक्ति है ना। राजा देवताओं जैसे ट्रीट किए जाने चाहिए। राजा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, उसके पास देवीय शक्ति हैं। ये कंसेप्ट ही बहुत बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या लिखोगे कि राजा जो था वो हेड था स्टेट का, सुप्रीम लीडर हुआ करता था। ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। जो राजा था वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था अर्थ के ऊपर, और जो डिवाइन राइट है किंगशिप के वो भी एस्टेब्लिश थे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट मान लूँ, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट गवर्नमेंट जैसा ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बाद आता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो विजयनगर एम्पायर था वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसे आप मंडलम या राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है, मंडलम या राज्य। तो पूरा विजयनगर एम्पायर कितने मंडलम्स में, कितने प्रोविंसेस में डिवाइड था? 6। ये जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, हर प्रोविंस में गवर्नर हुआ करते थे जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जो प्रोविंसेस थी फर्दर डिवाइडेड थी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें हम नाडू कहते थे। और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस आते थे, जैसे ग्रामम या ग्राम लिखा है ना, कहते थे। विलेज जो थे उन्हें हेरिडेटरी ऑफिशियल्स ही गवर्न करते थे। हेरिडेटरी ऑफिशियल्स मतलब जैसे आज मैं हूँ तो कल मेरा बच्चा होगा, उसके बाद उसका बच्चा होगा, इसको कहते हैं हेरिडेटरी ऑफिशियल्स। बेटा इस वीडियो में अब तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो फॉर्मेट में कोई चेंजेस चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। और इसके बाद वाला जो पार्ट है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।